गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी, आपकी गृह विज्ञान की शिक्षिका, इस क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आय और व्यय विषय को विस्तृत रूप से समझा था। आज इस पाठ के दूसरे अनुभाग में हम आते हैं, जिसमें हम बचत के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। बचत क्या है, उसके अर्थ और उसके परिभाषा को हम समझते हैं। जैसा आपको पहले भी बताया जा चुका है कि आय से जो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पर जो व्यय कर लेते हैं, उसके बाद जो राशि बचती है उसे ही हम बचत कहते हैं। व्यय कम होने की स्थिति में आय का जो अंश बचता है उसे ही पारिवारिक बचत कहा जाता है। अगर इसको हम परिभाषा के रूप में समझना चाहें तो लिखा है, पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत जो धनराशि शेष रह जाती है वह पारिवारिक बचत कहलाती है। मतलब परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद आय में से जो भी धनराशि बच जाती है वही हमारी बचत कहलाती है। बच्चों, आते हैं पारिवारिक बचत के उपाय पर। यदि हमें अपने परिवार में बचत करना है तो उसके कौन कौन से उपाय होंगे उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 2 उपाय बताए हैं अगर हमें बचत करना है तो, जिसमें पहला उपाय है आय और व्यय में संतुलन। आय को ना बढ़ाते हुए यहाँ पर हम व्यय को नियंत्रित करते हैं जिससे कि अधिक से अधिक बचत हो सके। तो यदि हम आय और व्यय में संतुलन लाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से बचत को ला सकते हैं परिवार में। दूसरा उपाय जो हमने बताया है वो है आय में वृद्धि के द्वारा। अगर परिवार में बचत लाना है तो हम अपनी आय में वृद्धि करके भी बचत कर सकते हैं। बहुत अच्छा उपाय है। यहाँ पे हमें संतुलन नहीं करना है बल्कि अपनी आय में वृद्धि करनी है। तो आइए देखते हैं इन दोनों तरीकों से हम अपने आय में किस प्रकार वृद्धि कर सकते हैं और बचत को बढ़ा सकते हैं। बच्चों, बचत के उपाय में पहले उपाय को हम समझने की कोशिश करते हैं, जो कि है आय व्यय में संतुलन। किस प्रकार हम आय और व्यय में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है विवेकपूर्ण व्यय। हम व्यय को ऐसा करें जिससे कि हमें और हमारे परिवार के सदस्यों को संतोष की प्राप्ति हो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, ऐसा व्यय हमें करना चाहिए। फिजूल खर्च से बचना चाहिए। दूसरा पॉइंट है दैनिक व्यय के आधार पर बजट में संशोधन। हम व्यय को देखेंगे और ये देखेंगे कि ऐसा तो नहीं कि किसी वस्तु पर हम अनावश्यक व्यय कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो हम अपने बजट में संशोधन करते हैं। तीसरा पॉइंट है बजट से अधिक व्यय होने पर समायोजन। यदि हमने जो बजट बनाया और हम मास के अंत में देखते हैं कि हमने व्यय कहीं ज़्यादा कर दिया है तो हम इसकी भी समीक्षा करते हैं और देखते हैं कि उसको हम किस तरह से संतुलित कर पाते हैं। चौथा पॉइंट है नियंत्रित व्यय। बिल्कुल हम सभी को व्यय को नियंत्रित रूप में करना चाहिए, आवश्यकताओं को देखते हुए, अपनी प्राथमिकताओं को देखते हुए। तभी हम संतुलन ला पाएंगे, हम ऋण नहीं लेंगे और बचत कर पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं के बीच उचित वितरण। सभी की आवश्यकताएं होती हैं, कुछ हमारी वर्तमान की होती हैं और कुछ भविष्य की। तो दोनों आवश्यकताओं के बीच हमको बैलेंस बनाते हुए वितरण करना चाहिए बजट बनाते समय, जिससे कि हमारे उद्देश्य पूर्ण हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यकता के आधार पर बजट के व्यय के प्रावधान में अंतर करना। बिल्कुल, कैसे करेंगे? याद है आपको आवश्यकताओं के हमने कितने प्रकार बताए थे? 3। अनिवार्य आवश्यकता, विलासात्मक एवं आरामदायक। तो इन सभी को उनके प्राथमिकताओं के क्रम में रखते हुए ही, उनमें अंतर बनाते हुए ही हमको बजट में व्यय का प्रावधान करना चाहिए। नेक्स्ट है पारिवारिक आय व्यय का अनुमान पत्र बनाने की
आवश्यकता, बजट पत्र, जो कि हमने पहले भी बताया है कि हमें अपना आय और व्यय का अपने परिवार की स्थिति को देखते हुए एक पत्र बनाने की आवश्यकता है, तभी हम उचित रूप से संतुलन लाते हुए अधिकाधिक संतोष प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट है बचत करना, जिसके बारे में ये पूरा पाठ ही है। तो जितना ज़्यादा हम बचत करेंगे उतना ही हम उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं परिवार में बचत के दूसरे उपाय की ओर। क्या दिख रहा है चित्र में? यहाँ हमें करेंसी दिख रही है और एक एरो ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्या मतलब है कि हमें क्या करना है, अपनी आय में वृद्धि करनी है। तो आय में हम वृद्धि किस प्रकार करेंगे, इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बहुत ज़रूरी है कि परिवार में परस्पर प्रेम एवं सहयोग बना रहे। संघे शक्ति, यदि हम साथ हैं तभी प्रगति कर पाते हैं। तो यदि परिवार में सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे, कार्य का उचित बंटवारा करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे परिवार की आय में वृद्धि होगी ही होगी। दूसरा पॉइंट है घरेलू उद्योग धंधे। परिवार के सभी सदस्य किसी न किसी काम में निपुण होते हैं, तो वो अगर उसको एक छोटे उद्योग का रूप दे दें तो हम आय में वृद्धि कर पाते हैं। तीसरा है समय की बचत द्वारा। अधिकांशतः हम देखते हैं कि हम किसी कार्य में बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं या वो काम बहुत कठिन होता है, तो हम ऐसे उपायों का उपयोग करें जिससे के द्वारा हम काम को कम समय में कर लें और अपने समय को ऐसे समय के लिए बचा लें जिससे कि हम और आय के उपाय ला सकें, अपने परिवार के आय में और वृद्धि कर सकें। यदि हमारे पास समय होगा तो हमारे पास अनेकानेक उपाय होंगे आय में वृद्धि के। नेक्स्ट है कार्यों का विभाजन। जैसा पहले भी बताया कि काम को हम हर सदस्य को उसकी आवश्यकता के हिसाब से, उसकी रुचि के हिसाब से अगर हम विभाजित करते हैं तो वो काम उतने ही मन से और कम समय में होगा, जिससे कि हम आय में वृद्धि कर पाते हैं। लास्ट है और इम्पोर्टेंट भी, मितव्ययिता। ये आवश्यक नहीं कि हम आय में वृद्धि करके बचत कर लें। यदि हम खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ाएंगे तो बचत की संभावना कम हो जाती है। तो खर्च को हमें क्या करना है, कम करना है। आय को बढ़ाना है और खर्च को मित कम करना है, तो ही हम बचत की ओर अग्रसरित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम ये पूछ सकते हैं कि हम इतना बचत करें ही क्यों, तो आइए इसके महत्व को भी समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति। बहुत ज़रूरी है कि हमारे परिवार के प्रति हमारा दायित्व है। घर का प्रत्येक सदस्य घर के लिए जिम्मेदार होता है, तो अगर हम बचत करेंगे तो हमारे परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा दायित्वों की पूर्ति हो जाती है। दूसरा पॉइंट है आकस्मिक संकटों का सामना। यदि हम बचत करते हैं तो हम परिवार के ज़्यादा जो भी आने वाली परेशानियां हैं, या हो सकता है कि हमारे यहाँ कोई समारोह ही पड़ जाए, विवाह ही पड़ जाए, तो उसके लिए हम निवेश कर सकते हैं इन बचत के पैसों से। तीसरा पॉइंट है सामाजिक प्रतिष्ठा। यदि हम बचत ज़्यादा करते हैं तो हम अपने रहन सहन के स्तर को ऊंचा और उन्नत बना सकते हैं। ऐसा कई काम कर सकते हैं जिससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़े। हम उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, घर को अपने और अच्छे तरीके से बना सकते हैं, तो इससे हमारे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धावस्था में आत्मनिर्भरता। यदि हम अपने सेवा काल में अधिक से अधिक धन को संचित करते हैं तो बचत जो होती है हमारी, वो हमारे वृद्धावस्था में बहुत काम आती है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसके बाद है आर्थिक दृष्टि से लाभदायक। अगर हम बचत करेंगे तो और उसका सही विनियोग करते हैं, जैसे हमने पैसे को बैंक में रख दिया या कहीं और लगा दिया, तो उससे जो भी ब्याज हमें प्राप्त होता है वो हमारे लिए लाभदायक होता है। हमें आर्थिक रूप से और फ़ायदा होता है। इसके बाद है अनावश्यक पारिवारिक व्यय से बचने में सहायक। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते नहीं हैं और कोई व्यय अपने आप ही हमारे परिवार में आ जाता है, तो ये इस बचत के पैसे का उपयोग करके हम उस व्यय को कर सकते हैं और हमें उसके लिए ऋण
नहीं लेना पड़ता। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि हम समय पर बचत कर लेंगे और हमारे पास पैसे होंगे तो अवकाश के समय हम उसका उपयोग कर पाएंगे। हम कहीं घूमने जा सकते हैं तो उस पैसे से हम मन की संतुष्टि भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है आरामदायक वस्तुओं की खरीद में सहायक। घर को चलाने के लिए हर घर वर्ग के लिए जैसी भी आरामदायक वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को हम इन बचत के पैसों से खरीद सकते हैं और जिससे हमें आराम भी मिलेगा और परिवार में अधिकाधिक लोगों को संतोष की प्राप्ति होगी। हम अपने पैसे को बैंक में लगाते हैं या कहीं और लगाते हैं तो उस पैसे का जो उपयोग सरकार कई राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में लगाती है जिसका हमें ही फ़ायदा मिलता है। तो हमारे ही बचत के पैसे से हम राष्ट्रीय योजना के संचालन में सहायक हो पाते हैं और देश के प्रति अपना योगदान करते हैं। इसके बाद आता है मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक। हमारे बचत से हम देश के मुद्रास्फीति के दर को भी हम नियंत्रण करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चों, हर लेक्चर की तरह एंड में आते हैं गृह कार्य पर। आशा करती हूँ अच्छा लगता होगा आपको इसे करना। तो पुनः एक बार और प्रयास करना है। पहले प्रश्न का उत्तर देना है कि बचत से क्या अभिप्राय है। बिल्कुल जैसा मैंने बताया था, आपको अर्थ और परिभाषा को लिखना है। दूसरा इसमें पॉइंट है, आप अपने घर में प्रयुक्त बचत के तरीकों को लिपिबद्ध कीजिए। हर बच्चे अपने घर में जिन तरीकों के द्वारा भी बचत होता हो उनको अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करेंगे। दूसरा प्रश्न बहुत सरल है, आय व्यय में संतुलन बनाने के उपाय लिखिए। कुछ पॉइंट्स मैंने बताए, डिस्कस किए, और भी पॉइंट अगर आपको समझ आते हैं तो उसे लिखना ना भूलिए। तीसरा क्वेश्चन है, गृह व्यय में मितव्ययिता के कुछ सुझाव लिखिए। आप घर के खर्च को किस तरह से कम कर सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ सुझाव बिल्कुल अपेक्षित हैं, इसे आप लिखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, आय में वृद्धि के उपायों की विवेचना कीजिए। 5 पॉइंट मैंने बताए हैं और भी तरीकों से आप बता सकते हैं कि आप अपने परिवार की आय में किस प्रकार वृद्धि कर सकते हैं और बचत को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू बच्चों। स्टे होम, स्टे सेफ।